आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो इसका साइकिल वगैरह तो मैं नहीं बनाऊंगा, आपको ना मैं एक इजी सी इसकी ट्रिक बताता हूँ याद करने की। तो आपने एक निमोनिक से याद करना है कि रसब बजर। आपने ऐसे उर्दू में तो नहीं लिखना, मैं आपको बताता हूँ कि याद कैसे आपने करना है। रसब RCP रसब, ठीक हो गया। फिर बजर G फिर R, ठीक हो गया। रसब बजर, ये दो वर्ड से आपने निमोनिक है, इससे आपने याद करना है रसब बजर। तो आपने ध्यान से देख लेनी है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। सबसे पहले हम ये जो है ना इसके साथ 3 लगाएंगे, पहले वाले 2 के साथ और लास्ट वाले 2 के साथ हम 3 लगाएंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शो करता है। फिर इसके साथ ये 3 और 3 मिलके 6, ये भी 6, ये भी 6। अब ये 2 हैं तो फिर इसके साथ 5, क्योंकि एक यहाँ पे G3P निकल जाता है ना, G3P एक रिलीज़ हो जाता है एज अ प्रोडक्ट, तो इसको हम 5 लगाएंगे, ठीक हो गया। ये हमारी ट्रिक होगी आज की कि रिबिलोस बिसफॉस्फेट कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बिस्को, वो तो सबको पता है। रिबिलोस बिसफॉस्फेट कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फोस्फोग्लिसरेट। फोस्फोग्लिसरेट के बाद बिसफॉस्फोग्लिसरेट, फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो चेंज होता है रिबिलोस फॉस्फेट में और फिर रिबिलोस बिसफॉस्फेट में। अब इसका साइकिल वगैरह नहीं मैं बनाऊंगा, तो आपने मॉलिक्यूल्स की ये नंबर याद करने हैं। और यहाँ पे अब आपने याद करना है कि जो यहाँ होता है ना फोस्फोग्लिसरेट, ठीक है, फोस्फोग्लिसरेट ये चेंज होता है बिसफॉस्फो में। बिसफॉस्फो मतलब कि 2 ATP 2 फॉस्फेट इसके साथ लगे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमें ATP की ज़रूरत होती है। ATP के 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। फिर जब बिसफॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरल्डिहाइड में 3 फॉस्फेट में चेंज होता है G3P में, तो यहाँ पे इसकी क्या होती है रिडक्शन। तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आता है हमारे पास NADPH। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH के यहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक हो गया। अब क्या होगा, इसकी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक इसका एज अ प्रोडक्ट निकल गया। फिर हमारे पास आता है रिबिलोस फॉस्फेट, और जब रिबिलोस बिसफॉस्फेट में चेंज होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ATP के और मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं ATP के, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिबिलोस फॉस्फेट। तो इसमें कार्बन कितने होंगे ये आपने याद करना है कि यहाँ पे आपने 5 लिखाना है, 5 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन और बाकी सब, और ये 3, तो ये होगा हमारे पास बाकी रहते हैं 3 कार्बन वाले सारे। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 कार्बन वाला, ये भी 3 कार्बन वाला, और फिर ये R आ गया तो ये 5 कार्बन वाला, और ये भी 5 कार्बन, ठीक है। मतलब कि जो R होगा उसके साथ 5 कार्बन लगा देने आपने, बाकी सारे आपने लगा देने हैं 3 कार्बन। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमें MCQ में पूछता है कि जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना है इसके कार्बन कितने हमारे पास, तो इसके 6 और 3 6 मॉलिक्यूल्स, और हर मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, तो इसके टोटल कितने होंगे 18 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा ये वाला। ऐसे MCQ पूछता है हमसे। तो यहाँ पे आपने इसके 3 फेज़ होंगे। ये पहला फेज़ रिबिलोस इसको कहते हैं कार्बन फिक्सेशन, ठीक हो गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्बन रिडक्शन, और फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रीजनरेशन। ये 3 हो गए हमारे पास इसके केल्विन साइकिल के फेज़। अगर आप ये वाले ट्रिक से करते हो ना MCQs, तो आपको टाइम भी आपका सेव होगा और आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं क्रिएट होगी कि कितने कार्बन थे या कितने कार्बन नहीं थे। तो आपको मॉलिक्यूल्स काउंट करने के लिए भी इतना मुश्किल नहीं होगी। इसकी मैं आपको MCQs कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये सारा कुछ। ये ट्रिक जो मैं आपको बताई ना अभी, ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो उससे पहले आपने पॉइंट याद करनी है कि ये जो हमारे पास है ना डार्क रिएक्शन, ये है टेक प्लेस इन लाइट और डार्क में हो सकता है, प्रोवाइडेड ATP एंड NADPH आर प्रोवाइडेड। ये दोनों होंगे ना, तो ये डार्क हो या डे टाइम हो, लाइट हो या डार्क, तो दोनों में हो सकता है। आपने दूसरा पॉइंट याद करना है इसमें कि नो प्रोडक्शन ऑफ ATP
कि एटीपी की प्रोडक्शन इसमें नहीं होती। तीसरा पॉइंट आपने याद करना है कि इनपुट एंड आउटपुट कार्बन सेम। कैसे सेम होगा कि 3 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है कैल्विन साइकिल में और आउटपुट में G3P हमें मिलता है, तो ये भी 3 कार्बन है और ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, तो 3 कार्बन इनपुट और आउटपुट में कार्बन इसकी सेम होती हैं। और आपने चौथा पॉइंट आपने याद करना है कि एटीपी का खर्चा ज़्यादा, एटीपी का खर्चा ज़्यादा कैसे कि हमारा जब कैल्विन साइकिल होता है तो साइकिल जब चलता है तो उसमें 9 ATP यूज़ होती हैं और 6 NADPH यूज़ होते हैं, 9 ATP और 6 NADPH, तो खर्चा ATP का ज़्यादा होता है। अगर मैं एक टर्न की बात करूँ इसमें, एक टर्न में इसकी बात करूँ ना, एक टर्न की, तो अब इसमें 9 ATP है ना, तो इसको 9 के अगर मैं डिवाइड करूँ 3 पे तो 3 ATP, और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ NADPH को तो 6/3 कितना आ जाएगा, 2 NADPH। इसका मतलब कि टर्न जो एक होता है कैल्विन साइकिल का उसमें 3 ATP यूज़ होते हैं और यूज़ होते हैं NADPH कितने यूज़ होते हैं, 2 NADPH यूज़ होते हैं। बस ये सिंपल सी बात थी इसमें। अच्छा नेक्स्ट इसके अब MCQ करते हैं। इन कैल्विन साइकिल द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट रिक्वायर एनर्जी, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। अच्छा तो हमने ट्रिक पढ़ी थी इसमें, रसब बजर GGR। तो इसकी बात कर रहा है कि यहाँ पे जब फॉस्फोग्लिसरेट से बिसफॉस्फोग्लिसरेट चेंज हुआ था तो यहाँ पे ATP हमें इसकी ATP यूज़ हुआ था, और जब बिसफॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड बना था तो यहाँ पे हमें हुआ था NADPH। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके रिड्यूसिंग हमें पता है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो उसमें MCQ देखता हूँ। लाइट एनर्जी से नहीं ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP एंड ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH, ये इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP एंड ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH। अब ये NADPH रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट की हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, वो आपने याद करना है कि जो ये R होता है ना, इसका एरो यहाँ से लेके जाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो इसका मतलब कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट की मेरा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट MCQ देखता हूँ। ड्यूरिंग रीजनरेशन फेज ऑफ कैल्विन साइकिल। अच्छा रीजनरेशन फेज की बात कर रहा है। हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ G3P आर रिक्वायर्ड टू रीजनरेट 3 मोलिक्यूल्स ऑफ रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट। अच्छा मोलिक्यूल्स, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ G3P आर रिक्वायर्ड। अब मैंने आपको बताया था कि रसब बजर पहले 2 और लास्ट 2 के साथ हमने क्या लगाना, 3-3, इसके साथ नहीं 2 R आने थे, पहले 2 के साथ और लास्ट 2 वाले के साथ आपने 3-3 लगाने हैं, बाकी साथ आपने 6-6 लगाने हैं, और ये हमारे पास 5 आ जाएगा क्योंकि एक हमारे पास एज आउटपुट रिलीज हो गया था G3P। तो क्या कह रहा है कि रीजनरेशन फेज, तो रीजनरेशन फेज में कौन सा था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास रीजनरेशन फेज था। तो कितने मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं इसके, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P आर रिक्वायर्ड टू रीजनरेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं, 5 मॉलिक्यूल्स। तो इसका ये आंसर बन जाएगा हमारे पास करेक्ट, कि 5 मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हैं। अच्छा नेक्स्ट MCQ। इन कैल्विन साइकिल विच कंपाउंड सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। अच्छा तो हमें पता है कि कैल्विन साइकिल में आउटपुट क्या होती है, आउटपुट देखो तो G3P होती है ना, तो G3P से क्या बनते हैं, G3P से ग्लूकोज बन जाता है, सुक्रोज बन जाती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एज आ स्टार्टिंग कंपाउंड होता है। लेकिन अब इसमें जो होता है ना अमीनो एसिड, अब देखो G3P क्या है हमारे पास, G3P तो हमारे पास ये है ना जिससे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, तो अब कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है ना, अमीनो एसिड तो प्रोटीन बनती है, और फैटी एसिड ये लिपिड है, ये इससे प्रोटीन बननी है, इससे लिपिड बनने हैं। तो ये तो हमारे पास कौन सा स्टार्टिंग कंपाउंड है, ये तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का स्टार्टिंग कंपाउंड है। तो अब तो इसका आना MCQ यही है, क्योंकि जब होता है ना ग्लाइकोलिसिस होती है, तो G3P
बनता है, G3P किस में चेंज होता है, पायरुवेट में। तो अगर पायरुवेट से अगर अमीनो एसिड या फैटी एसिड जो भी है वो आगे चेन चलनी होती है, इसलिए इसको एम्फीबोलिक कहते हैं पाथवे। ठीक है, वो बुक में नहीं लिखा हुआ, आपने यही करना है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसका आंसर आ जाएगा सही। अच्छा, नेक्स्ट टाइम इसको देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइम क्या है, इन डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ ATP आर बीइंग जनरेटेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। अब देखो कितने मोल पूछ रहा है, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, G3P है, आउटपुट एज G3P आती है ना, तो इसमें कौन इससे बनता है, ये ट्राइओज है, ट्राई। और ग्लूकोज हमारे पास कितना है, ग्लूकोज हमारे पास है हेक्सोज। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेक्सोज बन जाएगा, मतलब एक ग्लूकोज, तो और 2 में ग्लूकोज मिलकर बनाएंगे एक, 2 मोल ग्लूकोज पूछा है ना, तो कितना आ जाएगा, ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ट्राइओज को, मतलब कि अगर 4 G3P के हों, 4 G3P के मोलिक्यूल हो तो 2 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेंगे। यही ना कि 2 G3P हों तो कितने बनता है, 1 ग्लूकोज, और अगर 4 G3P हों तो कितना बनेगा ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के मोलिक्यूल बनेंगे। 4 G3P के, यार देखो ना अब कि ट्राइओज है, उससे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ग्लूकोज बनता है। ठीक है, यानी कि G3P हो 1, तो उसको कितने से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1 ग्लूकोज। ठीक है, अब 2 में ग्लूकोज के चाहिए ना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4। अब हमारे पास 4 आ गया, तो अब 4 आ गया, तो उस पर आ जाओ। अब कि हमने पूछा कितना है, कि ATP, कितने ATP, अब एक ग्लूकोज के लिए कितने हमें चाहिए, एक ट्राइओज के लिए, एक G3P के लिए, G3P के लिए हमें 9 ATP, और एक ट्राइओज के लिए, एक ग्लूकोज के लिए कितने आ जाएंगे, 18, और 4 के कितने आ जाएंगे, 9 को मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, यानी कि 36 हमारा आंसर आ गया, ये वाला। ठीक है, नहीं, 36 हमारा आंसर नहीं है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों गलत है, कि ATP आर बीइंग जनरेटेड, और भाई कोई जनरेट नहीं होता ही नहीं है इसमें, डार्क रिएक्शन में कोई ATP जनरेट नहीं होता, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉन MCQs। ऐसे आपने ध्यान से देखना है उस पेपर में कि जनरेट हो रहा है डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में तो कोई जनरेट नहीं होता हमारे पास, तो इस तरह से ये MCQs का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास नन आ जाएगा। अच्छा, विच मॉलिक्यूल एक्ट एज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ रुबिस्को लीडिंग टू फोटो रेस्पिरेशन। अब देखो यहाँ पे रसब बजर, मैं जब देखूँ रसब बजर GGR, तो स्टार्ट में जब रिबिलोस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो कौन सा एंजाइम करता है, रुबिस्को। ठीक है, अब हमें पता है कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेज भी है, एज वेल एज ऑक्सीजनेज भी है। ठीक है, कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, कैल्विन साइकिल हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो रुबिस्को की एक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कम करेगा। ठीक है, तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डायरेक्ट रिलेशन है रुबिस्को के साथ, और ऑक्सीजन के साथ इनवर्स रिलेशन है। ये सिर्फ मैं कैल्विन साइकिल की बात कर रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा, तो रुबिस्को की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका आंसर क्या बनेगा, करेक्ट, ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर बनेगा, कि ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास कम होगी रुबिस्को की एक्टिविटी। अच्छा, नेक्स्ट MCQ देखते हैं। इन कैल्विन साइकिल फॉर एवरी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटरिंग द कैल्विन साइकिल। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो गया, कंबाइन विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन। अच्छा, ये मैं स्टेटमेंट बाद में पढ़ता हूँ, पहले आपको मैं टिक से आप लिख के दिखाता हूँ कि रसब बजर, ये हमारी पास ट्रिक थी हमारी 2G और 2R, तो पहले 2 के साथ मैंने बोला था कि 3 लगाने हैं और लास्ट वालों के साथ। ठीक है,
बाकी 6 ये 6 और ये एक निकल जाएगा, तो बाकी रहेगा 5। अब मैं दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ कि इन कैल्विन साइकिल फॉर एवरी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटिंग द कैल्विन कंबाइन विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन, हाँ तो 5 कार्बन के साथ मिलता है ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन रिबिलोस बिसफॉस्फेट डैश मॉलिक्यूल ऑफ G3 आर जनरेटेड। अब मॉलिक्यूल्स कितने जनरेट हो रहे हैं, ट्रिक में साफ साफ लिखा है कितने मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं ऑफ G3P आर प्रोड्यूस्ड कंटेनिंग डैश नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मैंने बताया था कि ये इसके साथ सिर्फ जो आ रहा है इनके साथ 5 लगाना है, बाकी सब के साथ 3 लगाना है, इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3, इसके साथ भी 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ गए, जिस प्रोड्यूस ऑफ कंटेनिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये 3 है ना, तो 6 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन के, तो कितने हो गए 6 मल्टीप्लाई 3 है 18 कार्बन, 6 मॉलिक्यूल्स और 18 कार्बन। इसमें बनेगा एमसीक्यू हमारे पास डेल्टा कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P आर जनरेटेड कंटेनिंग 18 कार्बन एटम। अब ये लास्ट वाला एमसीक्यूज है, इन डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस 3 फॉस्फोग्लिसरेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू विच मॉलिक्यूल। अच्छा, ये अब फिर वो कन्वर्जन वाला आ गया, तो आपने पहले ट्रिक लिख लेनी है, रसब बजर 2G 2R, पहले 2 के साथ 3 और लास्ट वालों के साथ 3, बाकी सब के साथ 6 और ये 5, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट इसकी बात कर रहा है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू विच मॉलिक्यूल, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के चेंज हो रहा है थ्रो रिडक्शन थ्रो NADPH, हाँ इसकी रिडक्शन भी होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फो, नहीं 3 नहीं आता, 2 आते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब एक और तरीका भी है इसका कि आप इसको याद कर सकते हो PUBG से। PUBG हमारी GR थी तो वो PUBG खेलती थी, PUBG GR कि फॉस्फोग्लिसरेट वो चेंज होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, बिस फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरडी है 3 फॉस्फेट में, एक आउटपुट जाती है G3P, फिर ग्लिसरडी है रिबिलोस फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। आप इससे भी याद कर सकते हो, इस ट्रिक से भी, PUBG GR। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आई होगी।